वेलकम टू क्रेजी जी के स्ट्रीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीईटी 2022 की कि आप उत्तर प्रदेश पीईटी 2022 की तैयारी कैसे कर सकते हैं, किस तरह से स्ट्रेटेजी अपनाएं 2022 के लिए ताकि आप इसमें क्वालिफाई हो सके। तो आज की वीडियो में हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वे है इसमें हम कंपैरिजन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 और 2021 का कि 2022 में कैसा कंपटीशन है और 2021 में कितना कंपटीशन था। उसके बाद बात करेंगे पीईटी 2022 का सिलेबस क्या है और कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है और कैसे तैयारी करें ताकि 100% आप इसमें क्वालिफाई हो सके और नोट्स बनाने हैं या नहीं। उसके बाद बात करेंगे कि आप डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, जिससे होता क्या है कि आप इंटरनेट पे बार बार ढूंढते हैं कि पीईटी 2022 के लिए कैसे तैयारी करें, क्या इसकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कौन सी बुक्स आप फॉलो करें, नोट्स कैसे बनाएं। ये सब चीज़ें आप सर्च करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं बार बार वीडियो को देखते हुए। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसे कंप्लीट देखिए, उसमें जो चीज़ें बताई गई है उनको इम्प्लीमेंट आप करके देखें। ऐसे बार बार वीडियोस देखने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें 2022 में कैसा कंपटीशन है 2021 के मुकाबले। तो देखिए, मैं इसमें आपको बताना चाहूँगा, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कॉम्पिटिशन की बात करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि आपने कभी तैयारी की है, आपने कोई एग्जाम पास किया है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2016 में जब मेरी एज 18 साल हुई तब मैंने 3-4 फॉर्म अप्लाई किए थे, तो उनके एग्ज़ाम दिए मैंने, तो 4 में से मेरे 3 एग्ज़ाम निकले थे। ठीक है, उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ लगी तो मैंने उसमें से एक नौकरी चूज़ की और मैं प्रेजेंट में नौकरी कर रहा हूं। तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो गई होगी। अब चलिए बात करते हैं कंपटीशन इसमें कितना है। इसमें 2022 में 40 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब इनमें से कुछ वो भी है जिनका पीईटी क्लियर हुआ था, तो वे भी बच्चे हैं इसमें, उन्होंने भी अब की बार अप्लाई किया है। तो अप्लाई तो लगभग सभी बच्चे करते हैं और उसके बाद जिन्होंने 12th पास की है, 10th पास की है, उन्होंने भी इसमें अप्लाई किया है। लेकिन कंपटीशन हमेशा 1 से 1.5 लाख बच्चों के बीच में होता है। तो आपको 1 से 1.5 लाख बच्चों में आना है, ईमानदारी से आपको पढ़ाई करनी है। कंपटीशन की बात करें तो थोड़ा पिछली बार से अब की बार हो सकता है, क्योंकि पिछली बार पहली बार पीटी हो रहा था। तो कंपटीशन से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप ईमानदारी से पढ़ते हैं आप इसे क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद बात करते हैं पीईटी 2022 का सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक से इसे आपको कवर करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय इतिहास की। अब देखिए, भारतीय इतिहास में 5 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज दिया गया है इसके सिलेबस में। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो आपको लग रहा होगा कि इसका सिलेबस तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इसका जो सिलेबस है, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें सबसे छोटा इसका सिलेबस है। बस इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने इसमें सब चीज़ों को खोल के दिया है कि भारतीय इतिहास में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टॉपिक से ये चीज़ें पूछी जाएगी। अब देखिए, इसमें एक मौर्य वंश है, मौर्य वंश में आपसे पूछा जाएगा केवल सम्राट अशोक के बारे में। अब मौर्य वंश में तो चंद्रगुप्त भी है, उसके बाद बिंदुसार भी है, अशोक भी है, ये सभी चीज़ें उसमें है। लेकिन आपसे केवल इसमें सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि लगभग 1 पेज का होगा इसके बारे में। तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो काफ़ी छोटा सिलेबस है इसका। इसमें टॉपिक है वो लगभग सभी बुक्स में होते हैं, लेकिन कुछ बुक होती है जो स्टैंडर्ड बुक है, आपको जिन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनमें एरर भी काफ़ी कम होते हैं, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं कि सिलेबस में आपको क्या करना है कि आप इसके सिलेबस लीजिए और उसका एक प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। जब भी आप पढ़ते हैं तो उसे अपने पास रखिए और एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उस पर आप टिक मार्क लगा दीजिए। उस पर आप टिक मार्क लगाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है और इतनी बार मैंने इस टॉपिक को कवर किया है। तो अभी आपका कौन कौन सा टॉपिक बचा है, ये सब चीज़ें वहाँ से आपको पता लग जाएगी। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी सिलेबस पे ध्यान ही नहीं देते, है ना। सिलेबस किस लिए बनाया जाता है? सिलेबस इसलिए बनाया जाता है कि आप उस पीरियड के अंदर उसे कवर कर सके। अब वे पढ़ते चले जाते हैं तो बाद में जब एग्ज़ाम होता है वहाँ किसी और टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए। अब देखिए, इसमें जैसे मौर्य वंश है, अब क्या करेंगे, कुछ मौर्य वंश को पूरा पढ़ देंगे, है ना, और लास्ट में सिलेबस बच जाएगा। बाकी सिलेबस आप कैसे करोगे? तो सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सिलेबस हर टाइम अपने पास रखना है और उस पर टिक मार्क लगाना है। सबसे पहले आप
उन चीज़ों को ही कवर करे जो इसमें पूछी गई है। सम्राट अशोक के बारे में पूछा गया तो सिर्फ अशोक के बारे में ही अभी आपको पढ़ना है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है इसमें और आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी है, तो इसलिए पहले उन्हें ही पढ़े जो चीज़ इसमें दी गई है। चलिए अब इसके बारे में बता देते हैं कि आपको कौन सी बुक से इसको पढ़ना है। तो भारतीय इतिहास के लिए आप सबसे अच्छी है या तो लूसेंट लीजिए या घटना चक्र, केवल इन दो में से आप एक बुक लीजिए। काफ़ी ज़्यादा बुक्स को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 10 बुक्स को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, वो फ़ायदा देगा। तो आप एक ही बुक फॉलो कीजिए और उसे बार बार रिवाइज कीजिए। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें भी आपका 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आजकल तो लगभग हर एग्ज़ाम में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के मुकाबले। आपको फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पर, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको जो बुक लेनी है वो लूसेंट या घटना चक्र से आप कवर कर सकते हैं, दोनों ही बुक अच्छी है। नेक्स्ट आता है हमारा भूगोल। अब भूगोल में देखिए भारत और विश्व का भूगोल इसमें दिया है। भारत और विश्व का भूगोल आपको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इसमें पार्ट पूछा जाएगा वो भारत के संबंध में पूछा जाएगा। भारत और उत्तर प्रदेश का भूगोल कैसा है उसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे आपके। और इसमें भी जैसे खनिज संसाधन है उसके आपको अपडेट आंकड़े चाहिए होते हैं। अब कुछ लोगों को घाटी समझ में नहीं आती, कुछ लोगों को पहाड़ियाँ या हिमनद ग्लेशियर किसे कहते हैं, ये चीज़ें फिर वे जा कर के रटते हैं। जब तक किसी चीज़ का आपके दिमाग में इमेज नहीं बनेगा तो वो चीज़ याद नहीं होगी आपको, उसे बार बार आपको रटना पड़ेगा। क्वेश्चन कुछ और घूम कर आ जाएगा, आपको पता कुछ नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें इसमें ज्योग्राफिकल टर्म्स बोलते हैं, तो ज्योग्राफिकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, वोकैबुलरी का ज्ञान होना चाहिए होता है, तभी तो इंग्लिश आएगी। इसमें भी ऐसा ही है, आपको पहले इसके टर्म्स भी पता होने चाहिए। तो ज्योग्राफिकल टर्म्स की हमारी पूरी एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है ज्योग्राफिकल टर्म्स के नाम से। ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये इसी वीडियो का ये थंबनेल है, तो इस वीडियो को आप जा कर के ज़रूर देखें, आपके वहाँ से सभी ज्योग्राफिकल टर्म्स कवर हो जाएंगे। दूसरा, इसमें भी जितने भी टॉपिक है वो बुक में सेम टू सेम मिल जाएंगे। जो हमारी लूसेंट की बुक है ना उसमें सेम टू सेम आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। जो चीज़ें फैक्ट है वही चीज़ें याद करें, आलतू फालतू की चीज़ें इसमें नहीं पढ़नी है आपको। तो भूगोल भी कवर हो जाएगा आपका, लूसेंट से सेम टू सेम आपको मिल जाएंगे। तो लूसेंट और आपका घटना चक्र इनमें से आप किसी से भी कवर कर सकते हैं। जनसंख्या के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे, उसको भी आप अच्छे से कवर करके जाए। नेक्स्ट है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। ये भी पूछा जाएगा आपसे 5 मार्क्स का। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट है जैसे हरित क्रांति, ये तो लगभग सभी में पूछा जाता है और लगभग सभी के बारे में सबको इसके बारे में पता होता है। ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार, ये सभी टॉपिक्स भी आप लूसेंट या घटना चक्र से अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं भारतीय संविधान की। अब देखिए भारतीय संविधान जो है ये सब्जेक्ट सभी का फेवरेट सब्जेक्ट रहता है, लगभग हर स्टूडेंट इसके बारे में अच्छे से जानता है। तो इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड चैप्टर्स है। जैसे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये कैसा है, लचीला है, कठोर है, अंशतः लचीला है, जो भी चीज़ें हैं ये कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में जो प्रोविजंस जोड़े गए हैं वो किस किस देश से लिए गए हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना होगा। और दूसरा है इसमें पंचायती राज संस्थाएं, ये भी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए भी आप लूसेंट या घटना चक्र को प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामान्य विज्ञान। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो साइंस बैकग्राउंड के हैं, उन्हें तो ये चीज़ें पता ही होगा। भौतिक विज्ञान और जो केमिस्ट्री है इसमें वो सिंपल सी इसमें पूछी जाती है, ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं पूछा जाता, क्योंकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड के हैं और दूसरे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं। तो ऐसा इसमें क्वेश्चन पेपर रखा जाता है ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। उसके बाद है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक। इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हैं, जैसे इसमें पूर्ण संख्या है, भिन्न क्या होता है, दशमलव क्या होता है, प्रतिशतता क्या होती है, अंकगणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल और घनमूल होगा, घात और घातांक क्या है, औसत क्या है। और उसके बाद आप 1-2 चैप्टर इसमें और पढ़ सकते हैं, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे अनुपात और समानुपात बोलते हैं। उसके बाद लाभ हानि है आपका, ब्याज है आपका,
ये चैप्टर्स भी आप कवर कर सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उन्होंने तो ये चीज़ें पहले ही पढ़ रखी होगी, तो उनके लिए तो काफ़ी आसान है। बाकी ज़्यादा इसमें हार्ड चैप्टर नहीं है, कोई भी हार्ड चैप्टर नहीं है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें पूरा स्कोर किया जा सकता है, क्योंकि उसमें या तो क्वेश्चन गलत होगा, या तो क्वेश्चन का आंसर आपका गलत आएगा या बिल्कुल सही आएगा, उसमें डाउट वाली चीज़ें नहीं होती है ना। तो इसमें पूरा स्कोर आप कर सकते हैं यदि आप चाहे तो। इसमें आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए आपको बुक कौन सी प्रीफर करनी है, तो RS अग्रवाल की एक छोटी सी बुक आती है, वो इसके लिए सफिशियंट है। मैं कहूँगा मोर देन सफिशियंट है इसके प्री के लिए भी, और मेंस होगा आपका जो भी आप इसमें अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए, उसके लिए भी वो सफिशियंट होगा। तो आप वो बुक ले सकते हैं। अगला है हमारा सामान्य हिंदी। ये भी आपसे 5 मार्क्स की पूछी जाएगी और आप इसमें पूरे में से पूरा आप इसमें नंबर पा सकते हैं। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो संधि है, विलोम शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, ये सभी चीज़ें पढ़ी हुई होती है। थोड़ा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इसमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर वे मेहनत करेंगे तो उनका आराम से निकल जाएगा, है ना, क्योंकि ज़्यादा तो हार्ड इसमें पूछा नहीं जाएगा। तो आप इसके लिए लूसेंट ले या आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे पास लूसेंट की थी और काफ़ी अच्छी बुक है लूसेंट की। उसके बाद बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी की। जनरल इंग्लिश में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो हिंदी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अनसीन पैसेज से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, एक्टिव पैसिव नरेशन होगा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसके बाद सिनोनिम एंटोनिम्स होगा, कभी कभी इडियम्स फ्रेजेस भी आ जाते हैं, उसके बाद आपका कॉमन एरर है। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है कि इसके लिए नीतू मैम की बुक आती है, वो ले सकते हैं, केडी पब्लिकेशन की, वो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। दूसरा आपको क्या करना है कि MB पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट आता है, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है और मैं आपको बताऊं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप स्पेशली इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़्यादा चीज़ें इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला आता है इसमें तर्क एवं तर्क शक्ति, जिसे रीजनिंग बोलते हैं। ये 5 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसमें भी ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कोई टॉपिक है आपके समझ में नहीं आता तो आप उसे यूट्यूब से देख सकते हैं, और उसके बाद आपको SSC के UPSSC के क्वेश्चंस पेपर लेने हैं। हर दिन एक क्वेश्चंस पेपर लगाना है और उसमें आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं SSC में, तो 25 क्वेश्चन को डेली लगाना है आपको। आधा घंटा इस सब्जेक्ट को डेली देना है 25 क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद उसका एनालिसिस करना है। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत है तो उसमें क्या चीज़ आपने गलत की है, ये चीज़ें आप एनालिसिस उसका करोगे तो काफ़ी बेहतर आपको रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। तो रीजनिंग की हमने बात की। उसके बाद हम आते हैं करंट अफेयर्स पर। अब करंट अफेयर्स कुछ क्या करते हैं कि डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, चलो अच्छी बात है, डेली पढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है कि मंथली बेसिस पर इसको कवर करना है। मंथली बेसिस पर कोई मैगजीन आती है, उसे आप ले लीजिए। जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो हाफ ईयरली की लेनी है आपको, और लास्ट 6 मंथ के आपको पूरा कवर करने हैं। अभी तो UPSSC में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि 1 साल पुराना क्वेश्चन होता है, तो ऐसे क्वेश्चन से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर वे आपके लिए हार्ड है तो वे सभी के लिए हार्ड है ना, तो उन्हें देख करके घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने पेपर में अपने मोराल को अप रखिए। इसके बाद देखिए सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे। जितने भी टॉपिक दिए हैं, अगर आप इन्हें लूसेंट में देखोगे, लूसेंट के बैक साइड में ये सभी चैप्टर्स है, ये सभी टॉपिक्स है। इसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है, तो इसके लिए भी आप लूसेंट से इसमें कवर कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स उसमें दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमारा अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। इसमें 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 10 मार्क्स के होंगे। ये मान लीजिए कि ये 10 नंबर तो आपके फ्री के हैं। शुरू से ही बच्चे इन चीज़ों को करते आए हैं तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। एक बार कंप्लीट पैरा आप पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 2, 3, 4 बार उसे पढ़ते रहोगे, एक क्वेश्चन करोगे फिर पढ़ोगे, दूसरा क्वेश्चन पढ़ोगे फिर पढ़ोगे। नहीं, ऐसा नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि भाई एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऊपर देखेंगे पैरा में, फिर नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होता रहेगा उनका। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले पूरा पैरा आपको पढ़ना है और उसके बाद थोड़ा उसको समझना है, और समझ करके आप एक साथ 5 क्वेश्चन कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका। और दूसरा है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण और तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। ये भी 10-10 मार्क्स के हैं। ये जो सेक्शन है वो मैथ का सेक्शन है। अगर आपका एवरेज टॉपिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लाभ हानि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये चीज़ें आप के लिए बहुत ही आसान है। तो मैथ में ये जो चैप्टर बताए हैं मैंने 3, इन पर विशेष फोकस आपको देना है। उसके बाद ये चीज़ें भी जो RS अग्रवाल का मैथ है उसमें पीछे दी हुई है, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद UPSSC या SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो जाएगी आपकी। आगे देखते हैं कि कितने घंटे पढ़े, तैयारी कैसे करें ताकि 100% आपका सिलेक्शन हो। देखिए कितने घंटे पढ़े ये सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-3 घंटे पढ़ते हैं, उनके सब चीज़ याद रहती है। कुछ ऐसे होते हैं कि वे पूरा दिन अगर पढ़ते रहे तो उनका आउटपुट 0 होता है ना। अगर कोई बच्चा 100% डेडिकेशन से पढ़ता है तो पक्का उसके 100% याद होगा। अगर कोई बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका मन फिर पढ़ाई में नहीं लगता है, ज़बरदस्ती बैठा है पढ़ाई में, तो उसके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका मन पढ़ाई का है तो उस टाइम सिर्फ पढ़ाई करें। मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल को आपको दूर रखना है, साइलेंट करके रखे या स्विच ऑफ करके रखे मोबाइल को, लेकिन अपने से दूर रखना है। और दूसरा, सिलेबस को अपने पास रखना है। सिलेबस पे आप टिक करते जाइए, जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको टिक करते जाइए। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप डेडिकेशन के साथ पढ़े, और 4 से 5 घंटा यदि आप डेली पढ़ते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। अगर आपको नींद आती है, नींद भी बहुत ज़्यादा आती है बच्चों को पढ़ते टाइम, अगर आपको नींद आती है तो आप उस समय सो लीजिए, है ना। अगर नींद आएगी, आप बैठे रहोगे किताब लेकर, तो उससे कोई फ़ायदा है नहीं है। उससे आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि पूरा दिन आपको नींद आएगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आप उस टाइम सो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होगा और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। मोबाइल का यूज़ पढ़ाई के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं करना है। ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। उसके बाद बात आती है नोट्स बनाए या नहीं। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट्स होता है कि सर नोट्स बनाए या नहीं, और नोट्स कैसे बनाए। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि नोट्स आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप पढ़ते टाइम 1 घंटा भी निकालते हैं और 1 घंटे में आप अपनी चीज़ों को नोट करते हैं, आपको सभी चीज़ें नोट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं चीज़ों को आप नोट करिए जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको पढ़ने में जिसमें दिक्कत आ रही हो, ताकि उसे आप जब बार बार रिवाइज़ करोगे तो वो भी चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो एग्ज़ाम टाइम पे क्या होता है कि 2-4 दिन पहले तो आप अपनी बुक्स को पूरा नहीं पढ़ सकते, है ना। जिसके पास नोट्स होंगे वो आसानी से उन चीज़ों को रिवाइज़ कर सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और उससे उसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। तो मैं कहूँगा कि नोट्स आपको बिल्कुल बनाने हैं। और लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से पढ़ते रहिए। सब चीज़ें आसान होती है ना। सब चीज़ें अगर आप मान लोगे तो आसान है। अगर आप नहीं मानोगे कि सब चीज़ें आप सोचोगे हार्ड है तो वह हार्ड होगी, है ना। तो आसान क्या चीज़ है और हार्ड क्या चीज़ है, ये आदमी के माइंडसेट पर डिपेंड करता है। बाकी आप पढ़ाई अपनी जारी रखें और पूरी मेहनत के साथ आप पढ़ाई करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो आप ज़रूर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। उस PDF को भी मैं इसमें डाल दूंगा, और जो आपका सिलेबस है आयोग ने जारी किया है वो भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।